Hello बच्चों, I welcome you in online classes. In last class we have discussed about the one application of potentiometer. Calculate the potential difference by using potentiometer. लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियोमीटर कैलकुलेट करना बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो आज अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है और उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आज हम बात करेंगे कि दो सेल्स का ईएमएफ कैसे कंपेयर करते हैं हम बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बात करते हैं सबसे पहले कि ये कंडीशन आपके पास एप्लीकेशन है कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। बात करते हैं यहाँ पे कि हमें सेकंड एप्लीकेशन पढ़नी है इसकी, और सेकंड एप्लीकेशन में अपने पास क्या आता है कि दो सेल का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसके सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो ये सिचुएशन सबसे पहले हमें बनानी ही पड़ती है। यहाँ हम एक ड्राइवर सेल लेते हैं, यहाँ एक एमीटर लेते हैं, यहाँ एक रियोस्टेट लेते हैं और यहाँ एक की लेते हैं। इन चारों को हम पहले सीरीज में जोड़ते हैं और ये अपनी पोटेंशियोमीटर वायर हो ए पॉइंट और ये अपना क्या होता है सी। ये अपना ड्राइवर सेल, इसका ईएमएफ ए, ये अपना एमीटर, ये अपना रेजिस्टेंस बॉक्स रियोस्टेट और ये अपनी की होती है। इन चारों को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो ऐसे सर्किट को नाम दिया जाता है और उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट। ये डायग्राम हमें बनाना ही बनाना पड़ता है। इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि इस पॉइंट को आप देखेंगे, जब हमने दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है तो यहाँ पे हमें दो सेल यूज करने पड़ेंगे। तो पहले अगर हम बात करते हैं, ये अपना पहला सेल है और ये अपना दूसरा सेल। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमें कनेक्शन करने हैं वो सारे कौन से पॉइंट से करोगे आप, ए पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये सेल हमने थोड़ी देर के लिए E1 ईएमएफ माना, इस सेल का ईएमएफ है वो हमने E2 माना। यहाँ एक की जोड़ते हैं, इसके बाद एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और यहाँ जोड़ देते हैं चौकीस। इससे जोड़ते हैं चौकीस। तो बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ एक की ऐसी जोड़ेंगे, इस की का नाम होता है थ्री वे की। इस की का नाम होता है थ्री वे की। जैसे हम यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए 1 पुट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए 2 पुट कर लेता हूँ। अदरवाइज इस वे में समझ लें कि हम जैसे इस की को ऑन करेंगे ऊपर वाले हिस्से की तरफ तो अपना ये सेल काम करेगा, और नीचे वाले हिस्से की तरफ करेंगे तो ये सेल काम करेगा, और बीच में छोड़ देंगे तो कोई भी सेल काम नहीं करेगा। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, थ्री वे की के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले, ये सर्किट डायग्राम हमने पहले ही बनाना था। इसके बाद दो सेल का हमें ईएमएफ कंपेयर करना है और वो सेल है अपने पास E1 और E2। E1 यहाँ से लिया और यहाँ से क्या लिया, E2। इसके बाद यहाँ क्या जोड़ा, गैल्वेनोमीटर, और इसको किसके साथ जोड़ दिया, चौकी के साथ। ये थ्री वे प्लग की हमें डालनी है ताकि ऊपर वाले इस को ऑन करें तो ये सेल काम करे, नीचे ऑन करें तो ये सेल काम करें, और बीच में छोड़ दे तो दोनों सेल काम नहीं करते। इन सेल्स का हमें ईएमएफ यहाँ पे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें अपनी प्रिकॉशंस के ऊपर आना है। प्रिकॉशंस मैंने आपको लिखवा रखी है कि हमें पता है कि जो ये वायर है एसी वायर, इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और इसमें से एक कांस्टेंट करंट फ्लो करना चाहिए।
पहली प्रिकॉशंस है अपने पास। दूसरी, इस ड्राइवर सेल का ईएमएफ हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए ईएमएफ टू बी मेजर। जो हम मेजर करना चाह रहे हैं उससे ड्राइवर सेल का ईएमएफ क्या हो जाता, यही कंडीशन। और एक पॉइंट से सारे कनेक्शन यहाँ पे जुड़े हुए, ये कंडीशन आनी चाहिए। इस इक्वेशन को हमें पता है, वी नो दैट, यहां अगर हम बात करें तो इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, V इक्वल्स टू K इंटू, ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, V बराबर K इंटू L के बराबर। अब बात करते हैं इसके वर्क, ये इसके डायग्राम था, अब बात करते हैं इसके वर्क। अगर हम वर्किंग प्रोसेस की बात करते हैं सबसे पहले, तो पहला काम अपना ये होता है क्लोज द की, पहला ही काम क्लोज की के एंड टेक आउट ए स्टेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम resistance box and a constant current flow through। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास की एप्लीकेशन। देखो बेटा, यहां अगर बात करते हैं कि सबसे पहला काम है क्लोज की के, इस की को क्लोज किया, क्लोज करते रेजिस्टेंस हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया और एक कांस्टेंट करंट इस वायर के अंदर फ्लो करने लगे। इस वायर में क्या करने लगेगा, कांस्टेंट करंट फ्लो। हमें इनका ईएमएफ क्या करना है, कंपेयर करना है। अगेन हम बात करें, हमारा पहला काम होता है इस वायर के अंदर एक कांस्टेंट करंट की सप्लाई करवाना, और इस वायर का खुद का रेजिस्टेंस हमने पता है कि क्या होता है, स्मॉल आर, क्या लेते हैं हमें, स्मॉल आर। अगेन अगर हम बात करें, अगेन क्लोज की, इस की को ऑन करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए नंबर 1 मान लिया और इसको नंबर 2 मान लिया। क्लोज की के ऊपर की तरफ क्या लिख ले, इसको 1, नीचे की तरफ क्या लिख लें, 2, और बीच में अपने पास कोई भी सेल काम नहीं करेगा, इसलिए 3 स्टेप, इसलिए किस नाम से जानी जाती है, 3 वे की के नाम से जाती। तो जैसे हमने इस की को ऑन किया है, इस की को ऑन किया है एंड स्लाइड द चौकी ओवर पोटेंशियोमीटर वायर, और हमें चौकी को स्लाइड करना है इस पोटेंशियोमीटर वायर के। चेक आउट द पॉइंट वेयर galvanometer so no deflection, और उस पॉइंट को चेकआउट करना है जहां गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, वो लेंथ हमें नोट करना है। तो सबसे पहला अपना काम क्या, इस की को क्लोज किया, क्लोज करते ही इस वायर से कांस्टेंट करंट की सप्लाई होगी। इसके बाद अगेन हमने इस K1 की को ऑन किया, ऊपर वाली की को, तो ये सेल काम करेगा E1 सेल, और ये इसकी वर्किंग के अंदर हमने कुछ स्टेप इसके अंदर निकाले। अब हम बात करते हैं इसके मेन नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि जैसे हमने इस की को ऑन किया और जॉकी को कहां लेके आए, ए पॉइंट, जॉकी को कहां लेके आए, ए पॉइंट, ए पॉइंट से जॉकी को रब करवाना शुरू किया ऐसे। तो ये पॉइंट मिला, मान लो हमें L1 लेंथ, कितनी लेंथ पे मिला ये हमें, L1 लेंथ
के ऊपर हमें नल पॉइंट की वैल्यू क्या मिली, जी। देखिए इस की को ऑन करते ये सेल काम कर रहा है, इस सेल से काम कर रहा है, तो इस L1 डिस्टेंस के ऊपर आईजी की वैल्यू क्या है, 0। इसके ऊपर आईजी की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब नो करंट इन आर्म, कौन सी आर्म में, ए, E1 और J1। इसको क्या नाम दे दिया हमने, जी। मतलब गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट शो नहीं करेगा, तो ए, E1 और J1 आर्म में कोई भी करंट नहीं है, और कोई भी करंट नहीं है तो इसका मतलब अपने पास या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेल से करंट लें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और सेल से करंट नहीं लें तो क्या बनेगा अपने पास, ईएमएफ। देखो यहां एक ऐसा पॉइंट जहां डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आई, 0, तो इसका मतलब आईजी की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, 0। और ये कंडीशन हम पढ़ चुके बाय प्रिंसिपल कि ईएमएफ इस सेल से कोई करंट नहीं लिया तो V की जगह क्या पुट कर सकता हूं, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, L1। तो इसको लिख सकते E1 इज इक्वल टू K इंटू, बोलो आया कि नहीं आया। तो E1 की वैल्यू क्या निकल के आई है, इज इक्वल टू K इंटू L1। सेम कंसेप्ट के ऊपर अगर हम बात करें, अब की बार हमें इसी की को यूज करना है। इसी की को यूज करना है, क्लोज की K2। अब बात करते हैं क्लोज की K2 को ऑन करेंगे, तो इसका मतलब जैसे इस की को ऑन करेंगे, अगेन जो की को कहां से स्लाइड करवाना शुरू करेंगे, ए पॉइंट से, और माना कि वो लेंथ थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं J2, इसे डिनोट कर लेते हैं J2, और ये लेंथ जो अपने पास आई है इसका नाम दे देते हैं हम L2। क्या नाम दे देते हैं, जैसे हम यहां पहुंचे तो माना कि IG की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब नो करंट इन आर्म A, E2 और J2। इस आर्म में कोई करंट नहीं है, A, E2 और कौन सा हो गया अपने पास, J2, और कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू 0। हमें एक कंडीशन भी पढ़ रखी है, V बराबर क्या होता है, E माइनस का IR। I की वैल्यू 0, तो V किसके बराबर हो सकता है, E। तो बाय प्रिंसिपल लिख सकता हूं E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, और E2 को क्या लिख सकता हूं, K इंटू L2। ये अपने पास इक्वेशन थर्ड आ गई। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड, तो क्या बनेगा अपने पास, E1 बटा E2 और इज इक्वल टू L1 बटा। हम आसानी से यहाँ से दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। ये अपने पास नेक्स्ट एप्लीकेशन थी कि किन्हीं दो सेल का ईएमएफ बाय नल मेथड कैसे कंपेयर करें, तो हम निकाल सकते हैं E1 बटा इज इक्वल टू L1 बटा 8। तो आसानी से सबसे पहले इस की को ऑन किया, इस वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगा। इसके बाद हमें इस 3 वे की लगाई, एक बार K1 को यूज किया, एक बार K2 को यूज किया, देखा कि कहाँ पे नल पॉइंट L की वैल्यू जी ना, कहाँ पे IG की वैल्यू क्या बनती है, 0। एक बार हमने L1 पॉइंट नोट किया, एक बार दूसरे सेल के लिए क्या नोट किया, L2। तो एक बार प्रिंसिपल हमने लगा E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाया, K। ऐसे ही एक बार हमने इसके लिए निकाला तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आया, L2, और E2 क्या लिखा, K इंटू L2। याद रखना कि इन आर्म से जब IG की वैल्यू 0 होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और I की वैल्यू 0 तो V किसके बराबर हो सकता है, E के। इसलिए हमने V की जगह क्या पुट कर लिया यहाँ पे, E इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर, और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये रिजल्ट अपने पास निकल के आया। दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कैसे करते हैं, तो E1 बटा E2 इज इक्वल टू L1 बटा L2। बेटा नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करें तो अपने पास लास्ट एप्लीकेशन आती है पोटेंशियोमीटर की, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल।
तो सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास ड्राइवर सेल, ये एमीटर, ये रियोस्टेट और ये की, इन चारों को हमने सीरीज में जोड़ दिया ऐसे। और ये अपने पास वायर है, एसी वायर। और ये ईएमएफ क्या है, ये ड्राइवर सेल, ये एमीटर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टेट और ये की, इनको हमने जोड़ दिया है। और ये एसी वायर है आपके पास जो कॉन्स्टेंट और मैग्नीन की बनी हुई। सेकेंडरी सर्किट हम बनाते हैं, वो कनेक्शन ए पॉइंट से जोड़ते हैं। तो इसके लिए हमें देखना है क्या क्या जोड़ना है। तो पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। वी नो दैट V इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस का आई। आई आर की वैल्यू जब मैं यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा अपने पास, ई माइनस का, और आर की वैल्यू जब निकालूंगा तो ई माइनस वी डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी। और इसको भी और सोल्व कर लें तो इसको लिख सकते हैं ई माइनस वी, और आई को लिख लें वी अपॉन में आर। तो आर के लिए क्या बन जाएगा, ई अपॉन वी माइनस 1 और इंटू आर। देखो क्या ये वैल्यू बिल्कुल सही है अपनी। ये कंसेप्ट हमने निकाल चुके हैं यूनिट के स्टार्टिंग में कि ये वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। आई आर निकालेंगे तो ई माइनस का वी, और आर की वैल्यू निकालेंगे तो ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई, और आई को लिखेंगे वी बटा आर। आर कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये वैल्यू ई बटा वी, वी बटा वी क्या हो जाएगा 1, और इंटू क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ से हम स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। देखो हमें कितनी कंडीशन की जरूरत पड़ी, 3। एक हमें ईएमएफ ऑफ सेल चाहिए, एक हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए। एक इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 3 की जरूरत पड़ेगी, सेल का ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस एक पॉइंट से मैं एक सेल जोड़ देता हूं, ये सेल जोड़, इसके साथ अगर हम बात करें तो यहां एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी जोड़ देते हैं, और इसके साथ यहां एक की भी जोड़ देते हैं, और ऐसे इसको जोड़ लें इस पॉइंट के साथ। और फिर हम एक गैल्वेनोमीटर और किसको जोड़ ले, जो ये सिचुएशन अपने पास यहां से निकल के आएगी। तो ये सेल का ईएमएफ E1 लिख लिया, क्या लिख लिया हमने E1, और यहां इसका रेजिस्टेंस क्या लिख लिया थोड़ी देर के लिए। देखो अगर इस सेल से करंट ले लेंगे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, और इस सेल से करंट नहीं लेंगे, ओपन सर्किट रखेंगे तो ये ईएमएफ कहलाएगा, और एक हमने क्या ले लिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तीनों वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ए की, बी की और आर की। तो सिंपल सा सर्किट डायग्राम था, इस ए पॉइंट से एक सेल जोड़ना था, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें जोड़ना था, और एक गैल्वेनोमीटर को इसके साथ जोड़ने के साथ। वर्किंग की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर देखें वर्किंग की बात करें तो अपने पास क्या निकल के आता है, वर्किंग की बात करें सबसे पहला काम होता है अपने पास इस की को क्लोज करना। तो क्या लिखेंगे, क्लोज की, इस की को क्लोज करते हैं। टेक आउट ए स्टेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस, एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालते हैं इस रेजिस्टेंस बुक से, एंड ए
कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू वायर, और इस वायर से कांस्टेंट करंट की सप्लाई कर, इस की को ऑन करते हैं, एक स्टेबल रेजिस्टेंस यहां से निकालते हैं और इस वायर के अंदर एक कांस्टेंट करंट की सप्लाई शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इस की को ऑन नहीं करना है, इस की को ऑन नहीं किया और हमने जो की को क्या किया, ये पॉइंट से उठाना शुरू किया, ना रब करवाना शुरू किया। इस की को ऑन करना है, सिर्फ इस की को अभी ऑन नहीं करना, याद रखना इस की को ऑन नहीं करना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्लाइड द jockey over wire and check the point where galvanometer show no deflection। क्या क्या, सिर्फ इस की को ऑन किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस लिया और इस वायर के अंदर एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट फ्लो करने लगा। अभी इस की का कोई चक्कर नहीं है, इस की को आपको ऑन नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, सिर्फ आपको जो की को उठाना है और एक पॉइंट से रब करवाना है। अब जैसे ये पॉइंट से रब करवाओगे तो एक ऐसी जगह मिलेगी, मान लो ये पॉइंट आपके पास कितना है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस, जहां आईजी की वैल्यू क्या मिली, जी। तो इसका मतलब A1 और J1 इस ब्रांच का जो ईएमएफ है वो किसके बराबर हो गया, ए से लेके जी। तो दोनों पॉइंट के ऊपर ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, सेम, तो आईजी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो A1 और J1 के अंदर आईजी की वैल्यू क्या हुई, 0। इसका मतलब इसमें कोई करंट की सप्लाई नहीं थी, यहां से लेकर यहां तक का ईएमएफ और इस सेकेंडरी सर्किट के ईएमएफ के क्या हो जाएगा, बराबर। और जब दो पॉइंट का ईएमएफ बराबर हो तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी। तो बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, L1, और क्या लिख सकता हूं, E1 इज इक्वल टू K इंटू, पहली इक्वेशन अपने पास निकल के आई, बस एक स्टेप याद रखना है, इस की को ऑन नहीं किया तो इसका मतलब इसमें आई की वैल्यू 0 बनने का कारण क्या था, इसमें आई की वैल्यू 0 बनने का कारण एक था कि यहां से लेके यहां तक का जो ईएमएफ है वो किसके ईएमएफ के बराबर हो गया, सेकेंडरी सेल के ईएमएफ के बराबर हो गया, जिसके कारण आईजी की वैल्यू क्या बन गई अपने पास, 0। तो E1 को क्या लिखा, K इंटू L1, और अपने पास ये रिजल्ट निकल के आया है। बात करते हैं अगेन क्लोज की K1 की को क्लोज करते हैं, इस की को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करते ही इस सेल से करंट फ्लो करेंगे, इस करंट प्रोड्यूस्ड बाय सेल हैविंग EMF E1। जैसे ही इस की को ऑन करेंगे तो इस सेल से करंट प्रोड्यूस होगा, तो अब ये ईएमएफ नहीं बचेगा, क्योंकि अगर सेल से करंट ले लिया तो क्या बन जाता था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन आप क्या करेंगे, अगेन जैसे आपने इस की को ऑन किया है तो आप करेंगे सबसे पहले दोबारा से की को क्लोज किया K1, इससे करंट प्रोड्यूस कर, अब आपने जोकी को स्लाइड करना शुरू किया, अगेन जोकी स्लाइड ओवर वायर, अगेन जोकी को इस वायर के ऊपर से स्लाइड करना शुरू कर। जैसे आप इस जोकी को वायर स्लाइड करना शुरू किया तो आपको सपोज दैट
यहां J2 पॉइंट पे कैसा नल पॉइंट मिलेगा जहां IG की वैल्यू क्या होगी, इस पर। और इस लेंथ को डिनोट कर लेते हैं हम L2, किस नाम से लिख लेते हैं। तो एक बात बताइए, पहले वाली टर्म में हमने इस की को ऑन नहीं किया था, तो हमने EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखी थी, लेंथ। अब हमने इस की को ऑन किया है, ऑन करेंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, करंट। करंट निकलेगा इस सेल से, तो EMF नहीं बचेगा, क्या बन जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका प्रिंसिपल कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल करूं मैं, यहां से L, और L कहां पे मिला, L2। इसका मतलब इस सेकेंडरी सर्किट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ए से लेके J2 के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है, इक्वल। अगर इसका 5 वोल्ट है तो इसका भी कितना है, 5 वोल्ट। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 हो तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, L। और इसको हटा के क्या लिखेंगे, K, और इनटू क्या आ जाएगा। ये इक्वेशन अपने पास आएगी, सोल्व कर लेते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2/3, तो इसको लिखें E1 बटा V बराबर L1 बटा L। ये इक्वेशन है। इसको हमने क्या किया, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो इक्वेशन अपने पास निकल के आया, इसको हमने डिवाइड किया है। 2 को किससे डिवाइड किया है, 3 से। तो इसका मतलब 2 को 3 से जब हमने डिवाइड किया है तो E1 डिवाइडेड बाई E इक्वल्स टू L1 बटा क्या आया, वी नो दैट, ये इक्वेशन हमें पता है E माइनस V, या हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, E बटा V माइनस 1 और इंटू क्या होता है R। जो ये वैल्यू हम निकालेंगे कि E बटा V माइनस 1 इंटू R, एक किसकी वैल्यू होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की। ये वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने, और यहाँ पे EMF की वैल्यू क्या है, E1, तो इसको किस नाम से लिख लेते हैं, E1। अब देखें R, E1 बटा V की वैल्यू क्या है, L1 बटा माइनस 1 और इंटू क्या जाएगा। जो ये मेथड आपने निकाला है, ये मेथड हम निकालते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर मेथड। किसका यूज करते हैं हम, पोटेंशियोमीटर मेथड। तो बात करते हैं एक बार दोबारा से। ये अपने पास आज हमने 2 एप्लीकेशन पढ़ी हैं। एक एप्लीकेशन में हमने पढ़ा है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल का EMF, जिसके अंदर हमने प्रूफ किया है E1 बटा E2 और इज इक्वल्स टू L1 बटा L। एक कंडीशन तो हमने ये प्रूफ की है कि E1 बटा E2 इज इक्वल्स टू L1 बटा L2, और दूसरे में हमने ये किया है R इज इक्वल्स टू L1 बटा L2 माइनस 1 इंटू क्या कर दिया, R। तो सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे कि ये सर्किट डायग्राम ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट मैंने आपको बता रखा है, और सेकेंडरी सर्किट आप बनाएंगे वो आप एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैसी आपकी एप्लीकेशन है उस हिसाब से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए EMF की भी जरूरत पड़ती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की भी जरूरत पड़ती है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो EMF ले लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की से जोड़ दिया ताकि करंट लें, तो EMF क्या बन जाए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और गैल्वेनोमीटर से जोड़ के किसके साथ जोड़ दिया, जॉकी के साथ। बात करते हैं, सबसे पहला काम इस की को ऑन किया, ऑन करते ही इस की से कांस्टेंट सप्लाई में करंट प्रोड्यूस हो गया। कांस्टेंट सप्लाई में करंट प्रोड्यूस होते ही इस की को अभी ऑन नहीं करना है, और हमने इस जॉकी को रब करवाना शुरू किया। जैसे जॉकी को रब करवाएंगे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका मतलब इस सेल का EMF और यहाँ से लेके यहाँ तक EMF के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसलिए को क्या लिखा, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, और तो E क्या बन जाएगी, E1 इज इक्वल्स टू K इंटू L1। अगेन हम इस की को ऑन करेंगे, ऑन करते ही इस की से करंट लिया, करंट लेते ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, L2। और ये पॉइंट हमने J2 से डिनोट कर लिया, और लेंथ कितनी मान ली हमने, L2। इसका प्रिंसिपल हमने यूज किया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, और प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लगाया, K। ये वैल्यू आई, दोनों को डिवाइड कर दिया,
E1 बटा V इज इक्वल टू L1 बटा L2। ये वैल्यू हमने निकाल ली। ये मेन इक्वेशन होती है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि R इज इक्वल टू E अपॉन में V माइनस 1 इंटू क्या हो गया R। तो इसका मतलब E की वैल्यू हमने क्या पुट कर रखी थी E1, तो ये हमने क्या लिख लिया E1 बटा V की वैल्यू क्या होगी अपने पास L1 बटा L2 माइनस 1 इंटू R, और ये अपने पास निकल के आया इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बाय नल मेथड। किसके द्वारा निकाली हमने? नल मेथड। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसके अगली क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर और इसके ऊपर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 2 या 3 क्लासेस के अंदर इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जब आप पढ़ेंगे तो आपका प्रत्येक डाउट फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं कि इसका कोई भी डाउट आपके पास नहीं बच पाएगा कि पोटेंशियोमीटर के अंदर कि कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी अच्छा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप बड़ी जल्दी और आसानी से बहुत कम समय में कर पाएंगे। और आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। थैंक्स।